हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेंडलिज्म है। आपको मालूम है कि मेंडल इज़ नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, उसको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, राइट। तो मेंडलिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स आपको बेहतर तरीके से तब आएगी जब आप समझेंगे कि मेंडलिज्म क्या है। क्योंकि मेंडल ने ही सारे के सारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए थे, यानी कि वंशागति के नियम बनाए थे। सो मेंडलिज्म इज़ बहुत बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और अपने आप में ही दोस्तों जो जेनेटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देश का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि जेनेटिक्स ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो आप लोगों को बहुत मज़े से पढ़ना भी चाहिए। और आज का वीडियो बहुत सुपर होने वाला है, तो जल्दी से आप लोगों को वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग आपके लिए आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे नए नए वीडियोस लाने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए चैनल पर अवेलेबल करवा रखे हैं और आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे और भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो आप लोग जब भी कोई वीडियो आता है तो कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट ही हमें ताकत देते हैं नया करने का, अच्छा करने का। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा आज का वीडियो बेस्ड है जेनेटिक्स और उसमें मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मेंडलिज्म। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। मेंडलिज्म। मेंडलिज्म देखिए, पूरा की पूरा जो जेनेटिक्स है वो मेंडल के ऊपर बेस्ड है। पूरा जेनेटिक्स मेंडल के ऊपर बेस्ड है। मेंडलिज्म क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रेगर, क्या कहा मैंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी की क्या की, स्थापना की। ठीक है, लेड फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, फाउंडेशन of genetics, laid foundation of genetics in 19th century। ठीक है, हम मेंडलिज्म इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी जो आनुवंशिकी है वो आधारित है किसके ऊपर? मेंडल के ऊपर, है ना। और मेंडल ने ही जेनेटिक्स की स्थापना की। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। और कौन से ईयर के अंदर, मतलब कौन सी सेंचुरी के अंदर? 19th सेंचुरी के अंदर। यदि हम ग्रेगर जॉन मेंडल के लाइफ स्पैन की यदि हम बात करें तो ही वाज बोर्न इन द ईयर 1822 एंड डाइड इन द ईयर 1884, राइट। 1822 के अंदर उनका बर्थ हुआ और 1884 के अंदर उनकी डेथ हुई। ठीक है, तो ये उनका पूरा के पूरा जो है वो एक लाइफ स्पैन रहा, जीवन काल रहा। ठीक है, तो मैं मेंडलिज्म को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाद में तो जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारे 20th सेंचुरी के अंदर तो जेनेटिक्स के ऊपर बहुत सारे प्रयोग हुए, लेकिन जो मूल स्थापना है जेनेटिक्स की वो किसने की? एक महान वैज्ञानिक ने की, और वो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो थोड़ा सा हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मतलब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, किसके लिए? मेंडल के लिए, है ना। तो मेंडल का जो बर्थ है वो कहाँ पर हुआ? तो हेजेनडॉर्फ में। हेजेनडॉर्फ एक एरिया है, राइट। और उस हेजेनडॉर्फ में क्या है? एक गांव था, एक विलेज था, सिलीसियन विलेज। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया, समझना, ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया में एक प्रांत था, ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रांत था जिसका नाम था हेजेनडॉर्फ। हेजेनडॉर्फ के अंदर एक विलेज था, सिलीसियन, राइट।
वहाँ पर मेंडल का क्या हुआ, बर्थ हुआ, ठीक है, इन द ईयर 1822, ठीक है। 1822 के अंदर हेजेंडॉर्फ प्रांत के सिलीसियन विलेज के अंदर मेंडल का बर्थ हुआ, ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न इन अ गार्डनर फैमिली, ही वॉज बॉर्न इन अ गार्डनर फैमिली, है ना। बागवान, जो बागवानी का काम करते हैं ना, उस बागवानी का काम करने वाली फैमिली के अंदर मेंडल का जो बर्थ है वो 1822 के अंदर हुआ, ठीक है। अब बर्थ के बाद में नाउ उन्होंने बेसिक एजुकेशन अपना लिया, और याद रहे कि 1822 के अंदर बर्थ के बाद में राइट 1847 के अंदर he was appointed as a teacher in Augustinian monastery. मोनेस्ट्री समझते हो, है ना। मोनेस्ट्री क्या होती है, जहां पर कौन रहते हैं, मॉन्क रहते हैं, है ना। एक अलग थलग जगह है जहाँ पर कि पूरा के पूरा बहुत सारे मॉन्क वगैरह रहते हैं, और उनको धर्म की शिक्षा देने के लिए, रिलीजियस टॉकिंग्स के लिए मेंडल को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन ऑगस्टिन मॉनेस्ट्री, ठीक है। अच्छा याद रखना, आगे बढ़ने के पहले ये चीज़ बता दूं, मेंडल वॉज नॉट द मैन ऑफ बायोलॉजी। मेंडल का बायोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मेंडल का बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है ना, याद रखना। ही डिड हिज डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने डिप्लोमा किया था इन मैथमेटिक्स। मेंडल ने क्या किया था, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए थे वो, राइट 1951 के अंदर, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, और उस यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स में क्या किया, डिप्लोमा किया, लेकिन उनका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन ऑगस्टिन मॉनेस्ट्री। मोनेस्ट्री वह जगह है जहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे मॉन्क रहते हैं और उनको रिलीजियस टीचिंग दी जाती है, ठीक है। तो 1847 में वो अपॉइंट हुए वहाँ पर। अब आगे क्या हुआ, नाउ उसी जिस मॉनेस्ट्री के अंदर वो थे, ठीक है ना, ये जो ऑगस्टिनियन जो मॉनेस्ट्री थी, है ना, इस ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री के गार्डन में, है ना, इस ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री के पीछे की तरफ जो गार्डन था, गार्डन में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल डिड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स मेंडल डिड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। मेंडल डिड क्लासिकल एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। उस ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री के गार्डन में ही, उस पीछे ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री के पीछे गार्डन था, उस गार्डन में क्योंकि मेंडल बागवान फैमिली से बिलोंग करता था, गार्डनर फैमिली से बिलोंग करता था, तो गार्डनिंग का शौक था। तो ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री, हालांकि वो बायोलॉजी के पर्सन नहीं थे, तो ऑगस्टिनियन मॉनेस्ट्री के गार्डन में ही उन्होंने, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर, गार्डन पी के ऊपर, यानी कि पाइजम सेटाइवम के ऊपर। पाइजम सेटाइवम के ऊपर बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। नाउ एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने किए, एक्सपेरिमेंट्स वो कितने साल तक किए, 9 ईयर्स तक। सफलता दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर नहीं मिलती है, सालों के संघर्ष से मिलती है। तो मेंडल ने भी अपने जो एक्सपेरिमेंट है गार्डन पी के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट 9 साल तक किए। ना उन्होंने 9 साल कैसे, 1856 में अपना काम चालू किया और 1864 तक
उन्होंने ये काम किया। तो 1856, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64, ठीक है। लगातार 9 साल तक इन्होंने क्या किया, काम किया। किसके ऊपर? इस गार्डन पी के ऊपर काम किया। और जो कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स को पब्लिश किया। जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स से रिजल्ट निकले, उन रिजल्ट्स को उन्होंने पब्लिश किया एक जर्नल के अंदर पब्लिश किया। एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक जर्नल में पब्लिश किया। जर्नल समझते हो क्या होता है? एक तरीके से साइंस की मैगजीन होती है ना। और वो मैगजीन जो है उसका सर्कुलेशन वर्ल्ड की अलग अलग साइंटिस्ट को और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता है, ताकि किसी जगह पे जो भी कुछ साइंस के अंदर या रिसर्च का जो काम हो रहा है वो वर्ल्ड कम्युनिटी को मालूम पड़ सके। तो जर्नल के अंदर वर्क को पब्लिश करवाया जाता है। जैसे कोई पीएचडी स्कॉलर होता है या कोई साइंटिस्ट होता है, राइट, तो वो अपने वर्क को पब्लिश करता है। मान लीजिए कि मैंने कोई काम किया, मान लीजिए मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, तो मैंने कोई एक काम किया किसी चीज़ के ऊपर, तो मैं वर्ल्ड कम्युनिटी को कैसे बताऊँगा कि भाई मैंने ये काम किया है? तो मैं एक बहुत अच्छे से जर्नल के अंदर मेरे काम को पब्लिश करवाऊँगा। वो जर्नल का जो सर्कुलेशन है वो अलग अलग विश्व की यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स और साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स के पास में पहुँचेगा। तो वर्ल्ड कम्युनिटी को मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर उदयपुर के अंदर एक जगह है और वहाँ पर उन्होंने ये काम किया है। तो वैसे ही मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया एक जर्नल के अंदर। और उस जर्नल का नेम क्या था? उस जर्नल का नेम था, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। याद रहे, वो जो ऑगस्टीन मॉन्स्ट्री थी ना, वो भी कहाँ पर थी? ब्रून के अंदर ही थी, ठीक है ना। अभी भी वो जगह है, लेकिन अब वो नाम जो है ब्रूनो हो चुका है, BRNO, ठीक है। तो ऑगस्टीन मॉन्स्ट्री ब्रून थी। तो जिस जगह पर वो ऑगस्टीन मॉन्स्ट्री थी, वहाँ से ही एक जर्नल निकलता था, उस ब्रून जगह से ही जर्नल निकलता था। उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो मेंडल ने अपना जो कुछ भी काम था वो इस जर्नल के अंदर क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया, ठीक है। नाउ मेंडल वर्क वाज नॉट नोटिस्ड बाय वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट। मेंडल के कार्य को किसी भी वैज्ञानिक ने स्वीकार नहीं किया। मेंडल ने, आज तो हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन मेंडल के काम को किसी ने भी देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये मजाक कर रहा है, ठीक है ना। मेंडल्स वर्क वाज नॉट नोटिस्ड बाय वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट। मेंडल के कार्य को किसी भी वैज्ञानिक ने क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके बहुत सारे कारण थे, जो कि अभी हम लोग कुछ ही देर के अंदर डिस्कस करेंगे, कि किसी ने भी उसके काम को देखा ही नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं नोटिस किया, वो सब उसका कारण अभी बताएंगे। तो मेंडल वर्क वाज नॉट नोटिस्ड बाय वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट। अब मेंडल लगातार अपना प्रयास करता रहा, ठीक है ना। मेंडल ने लगातार प्रयास किए, लेकिन किसी ने भी उनके कार्य को स्वीकार नहीं किया। बहुत प्रयास किया, खूब हाथ पैर मारे। सोचो, किसी एक साइंटिस्ट की या किसी की 9 साल की मेहनत हो,
1856 से लगा के 1864 की, और जिस साइंटिस्ट को विश्वास हो कि यार मैंने इतना सारा काम किया है और वो वर्ल्ड कम्युनिटी को बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई भी उसके काम को देखने की कोशिश ना करे, तो नेचुरल है कि उसको बहुत डिप्रेशन आया होगा कि यार मेरे काम को किसी ने भी नहीं देखा। मेंडल ने लगातार प्रयास किए लेकिन किसी ने भी उनके कार्य को स्वीकार नहीं किया। अब याद रखना 1884 में मेंडल की किडनी डिसऑर्डर से क्या हो गई, डेथ हो गई। किडनी डिसऑर्डर से डेथ हो गई। ठीक है, मतलब मेंडल 1866 में उन्होंने काम को पब्लिश किया। अभी मैंने बताया था ना, उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया कौन से साल के अंदर, काम को पब्लिश किया 1866 में। 1864 में कंप्लीट किया, 1866 में काम को पब्लिश किया। अब 1866 से मेंडल लगातार प्रयास करता रहा कि कोई तो उसके काम को स्वीकार कर ले, लेकिन 1884 के अंदर मेंडल की किसी किडनी डिसऑर्डर से क्या हो गई, डेथ हो गई। मतलब कि इतना क्लासिकल काम करने के बावजूद मेंडल को उनकी डेथ तक सफलता नहीं मिली थी अपने काम को जस्टिफाई करवाने के लिए। मेंडल की डेथ इस गम के साथ में हुई होगी कि यार मैंने इतना बढ़िया काम किया लेकिन किसी को ने भी नहीं देखा। ठीक है, नाउ डेथ के 16 साल बाद डेथ के लगभग 16 साल बाद नई सेंचुरी चालू हो गई। 16 साल बाद 1900 में, मतलब ये कौन सी हो गई, ईयर 1900 चालू हो गया, मतलब 20th सेंचुरी अब चालू हो गई। यहां पर 19th सेंचुरी कंप्लीट हो गई और 20th सेंचुरी चालू हो गई। तो डेथ के 16 साल बाद तीन वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के कार्य को पुनः खोजने की कोशिश की। भाई 3 साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के अलग अलग एरिया के अंदर, उन्होंने मेंडल के काम को पुनः खोजने की क्या की, कोशिश की। ठीक है, वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, जरा देखें। एक तो थे कार्ल कॉरेंस जो हॉलैंड से थे, और इन्होंने काम जिसके ऊपर किया वो ओइनोथीरा लेमार्किएना। किसके ऊपर काम किया भाई, ओइनोथीरा लेमार्किएना के ऊपर काम किया। ओइनोथीरा लेमार्किएना तो आपने नाम सुना होगा। इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर इन्होंने अपना काम किया, इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर काम किया, राइट। कार्ल कॉरेंज जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ओइनोथेरा लेमार्किएना के ऊपर काम किया। फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका की नाम था कार्ल कॉरेंज के, एक तो कार्ल कॉरेंज, यूगो डिवराइज, आप ये अपने पहले ले लेते हैं, यूगो डिवराइज, यहाँ पर यूगो डिवराइज, ही वाज फ्रॉम हॉलैंड, राइट, और ओइनोथेरा लेमार्किएना के ऊपर काम किया। फिर कौन थे यूगो डिवराइज के अलावा, कौन थे, कार्ल कॉरेंज, ये कहाँ से थे, जर्मनी से थे, राइट। और इन्होंने किसके ऊपर काम किया, तो इन्होंने जी मेज के ऊपर क्या किया, काम किया, मतलब मेज के ऊपर काम किया। और एक और वैज्ञानिक थे, ये तो यूगो डिवराइज फ्रॉम हॉलैंड, ओइनोथेरा लेमार्किएना के ऊपर काम किया, कार्ल कॉरेंज फ्रॉम जर्मनी, और एक और जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, शेरमार्क, ये कहाँ से थे, ऑस्ट्रिया से थे। और इन्होंने किसके ऊपर काम किया, ही वर्कड ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्होंने अलग अलग पुष्पीय पादपों पर काम किया, स्वतंत्र रूप से इन्होंने किया था काम, राइट। तो स्वतंत्र रूप से मेंडल के कार्य को पुनः खोजने की कोशिश की इन 3 वैज्ञानिकों ने। हॉलैंड से यूगो डिवराइज
ने ओइनोथेरा लेमार्किना के ऊपर काम किया, यानी कि इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर। कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी के थे, राइट, उन्होंने जीमेज के ऊपर काम किया। और शेरमार्क, इन्होंने अलग अलग पुष्पीय पादपों के ऊपर क्या किया, काम किया। नाउ इन तीनों वैज्ञानिकों ने कंक्लूजन निकाला, है ना। तीनों वैज्ञानिकों का मत क्या था? तीनों वैज्ञानिकों का मत क्या था? इन तीनों वैज्ञानिकों का मत था कि मेंडल हैज डन क्लासिकल पीस ऑफ वर्क। मेंडल हैज डन क्लासिकल पीस ऑफ वर्क। मेंडल ने बेहतरीन काम किया आनुवंशिकी के ऊपर। मतलब उन्होंने बताया कि मेंडल ने आनुवंशिकी के ऊपर उत्कृष्ट क्या किया? उत्कृष्ट कार्य किया। इन्होंने कहा कि मेंडल ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है जेनेटिक्स के ऊपर, राइट। और सिंस देन मेंडल was called as father of genetics। उसके बाद मेंडल्स को क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। उनको क्या कहा जाने लगा? सिंस देन मेंडल वाज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद में इनको क्या कहा जाने लगा? आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। क्योंकि ये प्रूव हो गया, इन तीनों वैज्ञानिकों ने जब अलग अलग प्लांट्स के ऊपर क्रॉस करके देखा कि यार मेंडल ने तो बहुत अच्छी बात कही थी, तो फिर वहाँ से आपने मेंडल के कार्य को, इनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद मेंडल के कार्य को क्या मिली? मान्यता मिली थी। अर्थात मेंडल के कार्य को लगभग 35 साल बाद मान्यता मिली, है ना। लगभग 35 साल बाद। क्यों? 1866 के अंदर लगभग 1865-66 में वर्क पब्लिश हुआ, तो तब से लगाकर नेक्स्ट सेंचुरी जब शुरू हुई, है ना, तो 35 साल का गैप हो गया ना। उस 35 साल के बाद उनके वर्क को क्या मिली? मान्यता मिली, राइट। 35 साल के बाद, डेथ के तो 16 साल के बाद में, डेथ से देखें तो 16 साल बाद, और यदि 1866 से देखें तो 35 साल बाद काम को क्या मिली? मान्यता मिली। और आज हम लोग कहते हैं कि मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक हैं, और उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बनाए, है ना। तो मेंडल ने अपने कार्य के बलबूते पर ही क्या बनाए थे? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने अपने कार्य के आधार पर ही क्या बनाए थे? वंशागति के नियम बनाए थे। वंशागति के नियम बनाए। वंशागति के नियम बोले तो क्या? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको कि आज हम लोग आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो उन्होंने वंशागति के नियम बनाए थे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई मेंडल वर्क वाज ओवरलुक्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी, है ना। क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न है। आज तो हम लोग जानते हैं कि मेंडल आनुवंशिकी के जनक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देने वाला जो वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, दैट इज मेंडल। तो आज तो हम लोग कहते हैं कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन एक वक्त था जब मेंडल की डेथ तक भी उनकी डेथ इस गम के साथ में हुई होगी कि यार मेरे काम को किसी ने भी नहीं देखा। तो डेथ के 16 साल के बाद में, या उन्होंने जब काम पब्लिश किया उसके 35 साल के बाद तक भी वो उनका जो काम है वो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन उसके बाद में रिकॉग्नाइज किया। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि मेंडल के कार्य को उस वक्त के वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं स्वीकारा? बात समझ में आ गई?
क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा आज ये ट्रुथ है कि मेंडल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन मेंडल के कार्य को उस वक्त के वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं स्वीकारा? तो अपने को उसके कारण जानने, अपने को उसके क्या जानने? कारण, रीजन जानने कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने मेंडल अपने काम को बता नहीं पाया अच्छे से। तो क्या कारण था? तो देखो कारण मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर के फेवर में मैं कुछ आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। मेंडल के कार्य को उस वक्त के वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं स्वीकार किया? वाई मेंडल वर्क वाज ओवरलुक्ड बाय द वर्ल्ड साइंटिस्ट्स। तो मेंडल के कार्य को उस वक्त के वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं स्वीकार किया? तो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो कारण था वो डार्विन था। 1857 में, ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट बता रहा हूँ। 1857 में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जातियों की उत्पत्ति, स्पीशीज प्रकाशित हुई। डार्विन बहुत महान वैज्ञानिक था। डार्विन के साथ में बेचारे उस वक्त मेंडल की क्या औकात थी, ठीक है ना। तो 1857 में डार्विन की पुस्तक, बहुत महान वैज्ञानिक था और बायोलॉजी से संबंधित था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब प्रकाशित की 1857 में। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई, जिसमें डार्विन ने बताया कि जातियों की उत्पत्ति विकास के दौरान कैसे हुई? विकास के दौरान कैसे हुई? विकास के दौरान कैसे हुई? 1857 में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई, जिसमें डार्विन ने बताया कि जातियों की उत्पत्ति विकास के दौरान कैसे हुई, है ना। तो विश्व भर के वैज्ञानिक, तो उस वक्त क्या था? विश्व भर के वैज्ञानिक डार्विन की किताब में दिए गए तथ्यों की विवेचना यानी कि एनालिसिस करने में व्यस्त थे। अब आप कहोगे कि सर मेंडल का काम तो 1866 में आया और ये बुक तो 1857 के अंदर प्रकाशित हुई थी। तो भाई वैज्ञानिक जो है वो लंबे समय तक वैज्ञानिक उस किताबों में दिए गए, डार्विन की किताबों में दिए गए तथ्यों को ही पढ़ने में व्यस्त थे। तो किसी भी वैज्ञानिक ने मेंडल के काम को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डार्विन जैसा महान वैज्ञानिक था, तो वो जो काल था वो डार्विन का चल रहा था, तो किसी ने भी नहीं देखा। तो विश्व भर के वैज्ञानिक डार्विन की किताब में दिए गए तथ्यों में क्या थे? व्यस्त थे, ठीक है। तो किसी ने भी मेंडल के काम को नहीं देखा, है ना। इसलिए भले ही मेंडल ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए मेंडल के कार्य को उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं देखा। इसलिए मेंडल के कार्य को उस समय के वैज्ञानिकों ने नहीं देखा। मतलब एक तरीके से यूं समझ लीजिए कि मैं आपको समझाने की बात में बताता हूं कि डार्विन के पिक्चर के सामने, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये पॉइंट लिखने का नहीं है, लेकिन डार्विन की पिक्चर के सामने मेंडल की पिक्चर पिट गई। ये बिल्कुल ठीक उस तरीके से है कि कुछ भारतीय फिल्म सितारे हैं, अक्षय कुमार, है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये बड़े बड़े हीरो हैं। अब मान लीजिए कि इनकी कोई पिक्चर रिलीज़ हो रही हो और जिस दिन इनकी पिक्चर रिलीज़ हुई हो
उस दिन बेचारे किसी छोटे मोटे हीरो की यदि पिक्चर रिलीज हो जाए, भले ही उसकी पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग किधर भागते हैं? स्टारडम की तरफ। अरे यार शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है, सलमान खान की पिक्चर आ रही है, आमिर खान की पिक्चर आ रही है, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आ रही है, अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है, तो सब लोग किधर भागते हैं? उधर। लेकिन किसी एक छोटे हीरो ने बेचारे ने और किसी छोटे प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने बहुत अच्छी पिक्चर भी बनाई हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छी कहानी हो, उसके बावजूद भी उनकी पिक्चर कभी कभी नहीं चलती है। उसका बस यही कारण है। शायद आप लोग, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे कि डार्विन बहुत महान वैज्ञानिक था और मेंडल का कोई लेना देना ही नहीं था बायोलॉजी से, तो विश्व भर के वैज्ञानिकों ने उसको सिंसियर लिया ही नहीं, सिंसियरिटी के साथ में लिया ही नहीं, तो इसलिए उसके काम को सराहना नहीं मिली, किसी ने भी उसके काम को नहीं देखा। मतलब कि डार्विन की पिक्चर के सामने मेंडल की पिक्चर पिट गई। भले वो पिक्चर को लोगों ने बाद में देखा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पिक्चर पिट जाती है और जब हम लोग घर पे बैठ के वापस उस पिक्चर को देखते हैं तो मालूम पड़ता है यार पिक्चर तो अच्छी बनाई थी, कहानी बहुत अच्छी बनाई थी, पिक्चर पिट क्यों गई? उसका एक कारण है कि डार्विन उस वक्त इतना महान वैज्ञानिक था कि उस वक्त मेंडल की बेचारे की किसी को बात को सुना ही नहीं। ये उसके फेल्योर का क्या था भाई? एक कारण बना। मेंडल के कार्य को उस वक्त के वैज्ञानिकों ने क्यों नहीं स्वीकारा? तो एक कारण ये भी था। तो डार्विन एक बड़ा कारण बना। दूसरा मेंडल का कार्य समय से बहुत आगे था। मेंडल का कार्य समय से बहुत आगे था। His work was ahead of time. Right? His work was ahead of time. मेंडल ने जब वो 1856 से 1864 के बीच में कार्य किया तो मेंडल जो है वो बहुत समय से बहुत आगे चल रहा था। उसका दिमाग समय से बहुत आगे था उसका कार्य। तभी तो लोगों को उसके कार्य पब्लिश करने के बाद में 35 साल के बाद में 1866 में वर्क पब्लिश हुआ और नई सेंचुरी चालू हो गई। मतलब 1900 के अंदर 35 साल बाद लोगों के दिमाग में घुसा कि यार मेंडल ने जो बात कही थी 35 साल पहले वो तो बहुत अच्छी थी। उसका काम, मेंडल का कार्य समय से बहुत क्या था? आगे था। तो कई वैज्ञानिकों के दिमाग में उसकी बात उतरी ही नहीं। आर यू गेटिंग? कई लोगों के दिमाग में बात ही नहीं उतरी। मेंडल ने बायोलॉजी में मैथ्स को शामिल कर रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड मेंटेन किया। आप देखते हो ना कि जेनेटिक्स में कई जगह पे वो मैथ्स के क्रॉसेस आ जाते हैं, है ना, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड और रेशो वगैरह और रिकॉर्ड वगैरह। तो मेंडल का कार्य समय से बहुत आगे था और जब भी कोई चीज़ समय से बहुत आगे होती है तो वो चीज़ लोगों के गले नहीं उतरती है। मान लीजिए कि एक बड़ा शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, मुंबई है, पुणे है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, कानपुर है, बड़े बड़े शहर है। तो आपने देखा होगा बड़े शहरों के अंदर एक बड़ा सा शोरूम होता है, मान लीजिए शॉपर्स स्टॉप। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता दूं आपको कि एक बहुत बड़ा एक शोरूम होता है शॉपर्स स्टॉप। तो वो बड़े शहरों के अंदर ही खुलता है ना, क्योंकि बड़े शहरों के अंदर जो है वो लोगों की पेइंग कैपेसिटी होती है, लोग वहाँ पर जाते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं। अब सोचो ज़रा कि शॉपर्स स्टॉप जो है वो किसी एक बी ग्रेड या सी ग्रेड सिटी के अंदर खुल जाए तो क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, राइट? तो मेंडल का कार्य समय से बहुत क्या था? आगे था। तो समय के बहुत आगे था। तो आप सोचो कि उस शॉपर्स स्टॉप जैसे शोरूम को यदि कहीं पर खोल दिया जाए, राइट, ऐसी सिटी में या ऐसे गांव में जहां पर लोग जो हैं वो समझ में नहीं आवे कि वो किस तरीके के कपड़े बेच रहे हैं, राइट, या वहां पर 40,000 की जीन्स हो, तो आज एक शॉपर्स स्टॉप गांव के अंदर खोल देंगे और वहां पर 40,000 की जीन्स कोई लेगा क्या? नहीं लेगा ना। तो बस वैसे ही था, मेंडल का कार्य समय से क्या था? बहुत आगे था। वो बहुत आगे की सोच रहे थे। आर यू गेटिंग? तो उनके काम को किसी ने भी देखा नहीं। क्लियर? तो मेंडल का कार्य समय से बहुत क्या था? आगे था। मेंडल ने बायोलॉजी में मैथ्स के इनपुट को दिया और जो भी कुछ उन्होंने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन किए उसमें बायोलॉजी की जगह पे उन्होंने मैथ्स को शामिल करने की कोशिश की। तो ये भी एक सफलता उनको न मिलने का कारण था। तीसरा, मेंडल
मेंडल वाज नॉट मैन ऑफ बायोलॉजी, है ना, मतलब मेंडल का जीव विज्ञान से संबंध नहीं था। इसलिए विश्व भर के जैव वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्य को गंभीरता से नहीं लिया। आप समझ पा रहे हैं? मेंडल चूंकि बायोलॉजी का पर्सन था ही नहीं, उन्होंने तो डिप्लोमा किया था, तो लोगों को सबसे बड़ी, जो विश्व भर के जो वैज्ञानिक है, उनको सबसे बड़ी आपत्ति ये हुई कि यार ये जो मेंडल है वो बायोलॉजी का तो है ही नहीं, वो तो मैथ्स का आदमी, और मैथ्स का आदमी जो है वो बायोलॉजी की बात कर रहा है। तो लोगों की ये बात गले नहीं उतरी। लोगों ने कहा कि ये मजाक कर रहा होगा यार, फालतू का है, इसको छोड़ दो। तो मेंडल वाज नॉट द मैन ऑफ बायोलॉजी। मेंडल को सक्सेस क्यों नहीं मिली उस वक्त? देखो, मेंडल वाज नॉट द मैन ऑफ बायोलॉजी। मेंडल का जीव विज्ञान से संबंध नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के अंदर डिप्लोमा किया था मैथ्स में। इसलिए विश्व भर के जैव वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्य को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। यह भी एक सफल ना होने का एक बहुत बड़ा कारण था। फिर आगे आ जाते हैं कि मेंडल को हाइरेशियम नामक वीड क्या होती है? खरपतवार। वीड पर मटर जैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। शायद ये कम लोग जानते होंगे कि मेंडल ने अपना काम किया मटर के ऊपर, ठीक है। तो मेंडल का एक दोस्त था, उन्होंने कहा कि यार एक काम कर दोस्त, कि तूने मटर के ऊपर तो काम किया है, अब एक काम कर कि मटर के ऊपर तुमने वंशागति के नियम बनाए हैं, तो नियम होते हैं, जो एक के ऊपर लागू होते हैं वही सभी के ऊपर लागू होते हैं। तो मेंडल के दोस्त ने कहा कि यार एक काम कर, हाइरेशियम के ऊपर भी काम करके देख, क्योंकि वो हाइरेशियम के ऊपर वर्क कर रहा था उनका दोस्त। तो हाइरेशियम के ऊपर काम करके देख। हाइरेशियम एक खरपतवार होती है, वीड बोले तो खरपतवार। हाइरेशियम के ऊपर काम करके देख और ये देख कि क्या तूने जो काम किया है, क्या वो हाइरेशियम के ऊपर भी वो रिजल्ट्स आते हैं क्या? जैसे रिजल्ट्स मटर के ऊपर आए थे वैसे हाइरेशियम के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं क्या? तो मेंडल को हाइरेशियम नामक वीट पर मटर जैसे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मेंडल खुद ही कंफ्यूज हो गया। मेंडल वाज नॉट श्योर अबाउट हिज फाइंडिंग्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत खास बात बता रहा हूं। मेंडल वाज नॉट श्योर अबाउट हिज फाइंडिंग्स। मेंडल खुद ही क्या नहीं था, अपनी जो खोज की थी उसके ऊपर उसको कहीं संशय होने लगा कि यार मैंने जो खोज की है वो सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे रिजल्ट्स मटर के ऊपर मिले थे वैसे रिजल्ट्स उनको किस में नहीं मिले? हाइरेशियम के ऊपर नहीं मिले। और मतलब मेंडल वाज नॉट श्योर अबाउट हिज फाइंडिंग। वो खुद अपनी खोज के ऊपर उनको संशय था, और जब खुद को विश्वास नहीं होता तो दूसरों को भी विश्वास नहीं होता। क्या कहा मैंने? जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता तो दूसरों को भी विश्वास नहीं होता है। तो मेंडल को खुद ही अपनी खोज के ऊपर थोड़ा सा एक समय के लिए क्वेश्चन मार्क आया था उसके दिमाग में, तो इसीलिए ये भी एक कारण था, राइट। एक और चीज जो है, मेंडल ने अपने कार्य को जिस जर्नल में प्रकाशित किया, याद है ना अभी बताया था, जर्नल में प्रकाशित किया, जिस जर्नल में प्रकाशित किया उसका वितरण बहुत सीमित था। उसका वितरण क्या था? बहुत क्या था भाई? बहुत सीमित था। उसका वितरण बहुत सीमित था। क्या कहा मैंने? मेंडल ने अपने कार्य को जिस जर्नल में प्रकाशित किया उसका वितरण क्या था? बहुत सीमित था। ये मेंडल की बहुत बड़ी गलती थी। समझने की कोशिश करें क्या गलती थी, उन्होंने क्या गलती की। मेंडल ऑगस्टिन मॉनेस्ट्री जो थी वो कहाँ पर थी? ब्रून के अंदर थी। उन्होंने ब्रून जगह से, जहाँ से एक जर्नल निकल रहा था, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, उन्होंने अपने कार्य को उसी जर्नल के अंदर प्रकाशित कर दिया। ये मेंडल की सबसे बड़ी गलती थी सक्सेस न मिलने के लिए,
ठीक है ना। कैसे, मैं जस्टिफाई करके देता हूं आपको। मेंडल ने अपने कार्य को जिस जर्नल में प्रकाशित किया, कौन सा जर्नल था, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ भ्रूण, उसका वितरण बहुत क्या था, सीमित था। देखिए अलग अलग तरीके के जर्नल्स होते हैं। कोई जर्नल जो है वो विश्व की हर एक यूनिवर्सिटी में जाता है। कोई एक जर्नल है उसकी प्रतियां ही कुल मिलाकर कॉपीज ही 50 निकलती है। कोई जर्नल होते हैं जिसकी प्रतियां ही 100 निकलती है। तो विश्व भर की कम्युनिटी जो थी साइंटिस्ट की, उसके एक लिमिटेड सर्कुलेशन के कारण, जर्नल के लिमिटेड सर्कुलेशन के कारण मेंडल का काम विश्व भर के वैज्ञानिकों के सामने पहुंचा ही नहीं, ज्यादातर वैज्ञानिकों के सामने नहीं पहुंचा। मेंडल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेंडल को अपने कार्य को एक ऐसे जर्नल में पब्लिश करना चाहिए था जो बहुत हाई प्रोफाइल वाला जर्नल होता और जिसकी पहुंच जो है, जिसका जो वितरण है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो विश्व भर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर, अलग अलग साइंटिस्ट के पास में जाता। लेकिन इसका तो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं, आप जिस भी शहर के अंदर रहते हैं वहां पर आपने देखा होगा कोई कोई न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा उसका वितरण होता है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, राइट। और कोई कोई न्यूज़पेपर उस शहर से, उस कस्बे से जो निकलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, तो राजस्थान से हूं, तो वहां पर एक न्यूज़पेपर निकलता है राजस्थान पत्रिका, एक और पेपर निकलता है दैनिक भास्कर, तो उसकी लाखों प्रतियां बिकती है। तो मैं यदि कोई भी न्यूज़, मेरी यदि कोई न्यूज़ मैं छपवाना चाहूं, तो मेरी न्यूज़ को मैं किस में दूंगा, राजस्थान पत्रिका में, या टाइम्स ऑफ इंडिया में, या दैनिक भास्कर में, कि भाई वहां पर जो है वो लाखों लोग जो है वो उसको पढ़ेंगे। तो मैं उस न्यूज़ मेरी उसमें छपवाना चाहूंगा ना जिसमें कि लाखों व्यूअर्स जो है वो उसको, न्यूज़ को पढ़े। मैं ऐसे न्यूज़पेपर में थोड़ी अपनी न्यूज़ छपवाना चाहूंगा जिसका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो 50 या 100 लोगों के पास में जाए। जैसे मान लीजिए मैं जिस जगह से रहता हूं, तो वहां पर जो है वो एक न्यूज़पेपर निकलता आत्मा की ज्वाला। अब आत्मा की ज्वाला 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, कुल डिस्ट्रीब्यूशन ही उसके पेपर का 500 है। तो मैं मेरी न्यूज़ आत्मा की ज्वाला में छुपाऊंगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे, या जिसकी 5 लाख प्रतियां जाती है उसमें ज़्यादा देखेंगे? तो ज़्यादा तो उसमें देखेंगे ना। आर यू गेटिंग और नॉट? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेंडल ने अपने कार्य को जिस जर्नल में प्रकाशित किया उसका वितरण बहुत सीमित था। केवल विश्व भर की 150 यूनिवर्सिटी तक ही वो काम पहुंचा। हो सकता है कि यदि वो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता तो कोई तो वैज्ञानिक होता विश्व भर के अंदर जो मेंडल के काम को सराहता। तो ये उन्होंने क्या की थी, ये 5 गलतियां जो है वो मेंडल के हाथ से हुई थी और इसीलिए वर्ल्ड कम्युनिटी ने उनके काम को नहीं देखा। क्या क्या गलतियां की? एक तो 1850, ये तो खैर खुद डार्विन की, ये तो खैर मेंडल की गलती तो क्या कहोगे, लेकिन 1857 में डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई और उसी काल के अंदर, उन्हीं सालों के अंदर 1866 में मेंडल का वर्क भी प्रकाशित हुआ। तो विश्व भर के वैज्ञानिक जो थे वो मेंडल की किताब में दिए गए तथ्यों को आकलन करने में व्यस्त थे, इसलिए मेंडल की पिक्चर को किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है ना। और मेंडल का कार्य समय से बहुत आगे था। मैंने बताया कि जब आप समय से बहुत आगे काम करते हो तो लोगों के वो बात गले नहीं उतरती है। तो मेंडल का भी काम ऐसा ही था। उस वक्त के वैज्ञानिकों को मेंडल की बात गले ही नहीं उतरी, क्यों? क्योंकि वो 35 साल आगे चल रहा था, ठीक है। और मेंडल जो है वो बायोलॉजी का था ही नहीं, तो किसी ने भी उसके काम को सीरियसली नहीं लिया। मेंडल को हाइरीशियम नामक वीट के ऊपर मटर जैसे रिजल्ट्स नहीं मिले, ये भी एक था, क्योंकि मेंडल खुद ही श्योर नहीं था। और मेंडल ने अपने कार्य को जिस जर्नल में प्रकाशित किया उसका वितरण बहुत सीमित था। ये कारण था, ये सब जो कारण थे, मूल कारण थे, इन सब कारणों से मेंडल को उस वक्त सक्सेस नहीं मिली। भले ही आज हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि उस वक्त सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। ये कारण समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। अब आज की तारीख में तो सच्चाई है ना कि मेंडल सक्सीडेड है, तो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, आज तो हम स्वीकार कर चुके हैं कि मेंडल ने बहुत क्लासिकल काम किया था। तो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, पहले सक्सेस न मिलने का कारण बताया, अब रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, है ना। मेंडल को सक्सेस, मेंडल के कार्य को सक्सेस मिलने का कारण आगे तो स्वीकार कर लिया गया ना, भले उस वक्त स्वीकार नहीं किया गया। मेंडल के कार्य को सक्सेस मिलने का कारण, अब क्या क्या कारण हो सकता है, तो कारण बताता हूं मैं। मेंडल के कार्य को सक्सेस क्यों मिली? तो पहली चीज, ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ
वन करेक्टर एट अ टाइम। मेंडल ने ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट अ टाइम। मेंडल ने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, है ना, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक समय पर किया। आप समझ पा रहे हैं? मेंडल ने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक समय पर किया। ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। मेंडल के पहले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने कई सारे लक्षणों की वंशागति को एक ही समय पर स्टडी करने का एक ही समय पर अध्ययन करने की कोशिश की थी। उन्होंने गलती क्या की थी पहले वाले वैज्ञानिकों ने, कि एक ही समय के ऊपर एक से ज्यादा लक्षणों का अध्ययन करते। मेंडल ने ये गलती नहीं की। मेंडल ने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक समय पे किया, मतलब एक समय पे एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया। ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ये सक्सेस का कारण था। दूसरा, राइट, उन्होंने क्या किया? ही केप्ट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइंडिंग्स। मतलब मेंडल ने अपनी समस्त खोज का सांख्यिकी रिकॉर्ड रखा। कैसे रख पाया? वो सांख्यिकी रिकॉर्ड कैसे रख पाया? बिकॉज ही वॉज द मैन ऑफ मैथमेटिक्स। तो जोड़ बाकी तो उनको बहुत अच्छी से आती थी। तो उन्होंने जो कुछ कार्य किया, मेंडल ने अपनी समस्त खोज, अपने समस्त कार्य का लेखा जोखा रखा, सांख्यिकी रिकॉर्ड रखा। पहले वाले वैज्ञानिक जो थे उनके पास में मैथ्स वगैरह तो थी नहीं, तो वो क्या थे? रिकॉर्ड रखने में कमजोर थे। लेकिन मेंडल ने जो कुछ काम किया उसका सारा का सारा सांख्यिकी रिकॉर्ड रखा, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा, बिकॉज ही वॉज द मैन ऑफ मैथ्स। वो मैथ्स का पर्सन था, इसने उसने सारा रिकॉर्ड रखा, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। जबकि पहले वाले जो वैज्ञानिक है, मेंडल से पहले वाले वैज्ञानिक, उनको सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपनी खोज, अपने कार्य का रिकॉर्ड नहीं रखा। रिकॉर्ड रखेंगे तो आगे उसको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना। और क्या था मेंडल की सक्सेस का और कारण क्या था? तो ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। ही केप्ट स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइंडिंग्स। ये भी एक कारण था। दूसरा, और क्या क्या रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस? ही स्टडीड प्योर लाइन्स। ही स्टडीड प्योर लाइन्स। मेंडल ने शुद्ध वंशक्रम का अध्ययन किया। हर बार जो है वो क्या किया? उन्होंने प्योर लाइंस को क्रॉस करते गए, हर बार सेल्फिंग करते गए और प्योर लाइंस को क्या करते गए? स्टडी करते गए। अरे भाई, जब सेल्फिंग करते जाओगे, स्वपरागण करते जाओगे, तो शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होगा ही नहीं होगा। तो मेंडल ने शुद्ध वंशक्रम का क्या किया? अध्ययन किया। ठीक है, और मेंडल ने अपने क्रॉसेस को F2 एवं F3 पीढ़ी तक, मेंडल ने अपने क्रॉसेस को F2 एवं F3 पीढ़ी तक किया। मतलब मेंडल डिड क्रॉसेस, मेंडल ने F1, F2 और F3 पीढ़ी तक क्रॉसेस किए। मेंडल ने, मतलब मैं कहना चाहता हूं, मेंडल ने F1, F2 व F3 पीढ़ी तक क्रॉस किए। समझ में आया? मेंडल ने अपने क्रॉसेस को F2 एवं F1 तो पहले निकाली, फिर F2 और F3 पीढ़ी तक लेके गया। मेंडल ने F1, F2, F3 पीढ़ी तक क्या की? क्रॉसेस की। तो ये वाले जो थे, राइट, वो मेंडल के सक्सेस के कारण बने। मेंडल ने एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन एक समय पे किया। मेंडल ने अपने समस्त खोज के सांख्यिकी रिकॉर्ड रखा, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा। उन्होंने शुद्ध वंशक्रम का अध्ययन किया
और मेंडल ने अपने क्रॉसेस को F1, F2 और FPD तक क्रॉस किया ताकि रिजल्ट्स जो है वो आसानी से देख पाए। ठीक है, अब एक और लास्ट में एक चीज़ और आनी चाहिए कि वाई मेंडल selected pea plant for experiment। मतलब आप समझ गए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को क्यों चुना, उद्यान मटर जो था, मटर को क्यों चुना? Why he selected pea plant for his experiment? मेंडल ने पाइसम सेटाइवम को अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों लिया? कोई और कुछ और ही ले लेता, कुछ भी ले लेता। मेंडल ने पी प्लांट को लेने के लिए क्यों लिया, उसका कारण, पहली बात तो एक चीज़ मैं बता दूं बहुत खास, मेंडल बहुत लकी था। उन्होंने जिस उस ऑगस्टीन मॉनेस्ट्री के गार्डन के अंदर जिसके ऊपर प्रयोग अपना शुरू किया, पी के ऊपर, उस पी के अंदर अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे गुणधर्म मिल गए। मेंडल वाज लकी। याद रखना, मेंडल भाग्यशाली था। जिस पादप के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया उसके अंदर बहुत क्लासिकल क्या थे, करेक्टर थे। आज यदि मटर ना होता ना तो शायद जो जेनेटिक्स का जो फाउंडेशन है जो कि मेंडल ने किया वो शायद ना हो पाता। तो मेंडल वाज वेरी लकी, है ना। किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। मतलब कि जिसके ऊपर मेंडल ने अपना हाथ आजमाया, जिसके ऊपर प्रयोग किए, उसके ऊपर बहुत सारे क्लासिकल कैरेक्टर उसमें थे। तो मटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो देखो इधर मटर में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं एक ही प्लांट के अंदर। क्या होते हैं? इन पी 7 पेयर ऑफ contrasting traits found। 7 pairs of contrasting traits found। मटर में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए एक ही पादप के अंदर। सोचो जरा कितना किस्मत वाला था कि एक ही प्लांट के अंदर उनको 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिल गए। अरे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मालूम है ना, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, राइट। 7 लक्षण या 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, राइट। मतलब कौन कौन से? वो पादप की लंबाई, है ना, बीज का रंग, बीज की आकृति, वो वाले सारे कैरेक्टर। आर यू गेटिंग? तो एक ही पादप के अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, तो स्टडी करना बहुत आसान हो गया। दूसरा, मटर का जो लाइफ स्पान होता है वो बहुत क्या होता है? लाइफ स्पान बहुत क्या होता है? शॉर्ट। जीवन काल क्या होता है? बहुत अल्प। तो उस अल्प जीवन काल के कारण आप रिजल्ट्स को जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। अरे भाई मान लीजिए मटर का जो जीवन काल है मान लीजिए 3 महीने का है, 3.5 महीने का है, तो एक क्रॉप आ गई, उसके बाद में जो सीड्स आए उनकी वापस क्रॉसिंग की। अरे समझ में आ रहा है? तो आप कई पीढ़ियों का अध्ययन कर पाएंगे ना आप अल्प समय के अंदर। यदि जीवन काल शॉर्ट है तो एक वैज्ञानिक जो है वो अल्प काल के अंदर बहुत सारे क्या कर पाएगा? अल्प काल के अंदर बहुत अच्छे क्या कर पाएगा? रिजल्ट्स को निकाल पाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे रिजल्ट्स को निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि मटर का लाइफ स्पान शॉर्ट है। अब मान लीजिए कि किसी का जीवन काल यदि बहुत लंबा हो, मान लीजिए कि किसी चीज़ का जीवन काल जो है वो 2 वर्ष का हो, 3 साल का हो, तो वैज्ञानिक क्या 3 साल तक रिजल्ट्स के लिए वेट करेगा क्या? बूढ़ा हो जाएगा वो। आर यू गेटिंग? कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट्स की ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ रही है। एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी भी अब आपने क्रॉसिंग कर ली, तो रिजल्ट क्या आएंगे? फास्ट आएंगे। तो मटर जो है उसका लाइफ स्पान क्या था? शॉर्ट था। और मटर जो है वो कैसा है? तो मटर 1 वर्षीय पादप है। 1 वर्षीय कैसा है? पादप है। मतलब इट इज अ एनुअल प्लांट। ठीक है। और याद रखना कि मटर की यदि हम लोग बात चल रही है कि मटर को क्यों लिया, तो ये 3 कैरेक्टर तो है ही है, प्लस मटर का जो फ्लावर होता है, मटर का जो पुष्प होता है वो क्या होता है? द्विलिंगी होता है। तो द्विलिंगी होगा तो उससे फायदा क्या? स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी
स्वपरागन आसानी से होगा एवं शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न होंगे। शुद्ध एवं क्या होगा बोलो? शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न होंगे एवं शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न होंगे। शुद्ध वंशक्रम क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। तो मटर का जो पुष्प है वो द्विलिंगी होता है और स्वपरागन आसानी से होगा। नेचुरल है कि पास पास है दोनों ही लिंग, नर और मादा जनांग, तो स्वपरागन आसानी से होगा। शुद्ध वंशक्रम क्या होंगे? प्राप्त होंगे। शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होंगे, ये भी एक एडवांटेज है। लेकिन मटर में परपरागन भी विपुंसन द्वारा संभव है। विपुंसन आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो देखना, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा होगा जेनेटिक्स की। मटर में परपरागन भी विपुंसन द्वारा क्या है भैया? संभव है। विपुंसन द्वारा संभव है। विपुंसन समझते हो कि एक द्विलिंगी पुष्प के अंदर एंथर मैच्योर हो, परागकोश मैच्योर हो, उससे पहले ही उसको कैंची से या फोर्सेप्स से काट कर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, है ना। और फिर स्टिग्मा को बोरावस्थाकरण यानी कि बैगिंग कर देते हैं, उसको ढक देते हैं और फिर डिजायर्ड पोलन ग्रेन को आप डाल सकते हैं। तो मटर में स्वपरागन तो प्राकृतिक होता ही है, लेकिन आप आर्टिफिशियली विपुंसन यानी कि एंथर को हटाकर और डिजायर्ड पोलन ग्रेन को डालकर आप परपरागन को भी क्या कर सकते हो? प्रेरित कर सकते हो। तो मटर में परपरागन भी क्या होता है? संभव हो पाता है। तो वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को क्यों चुना? क्योंकि मटर में एक ही पादप के अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इन पी 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स फाउंड। मटर का जीवन काल शॉर्ट होता है, अल्प होता है, तो आप कई पीढ़ियों का अध्ययन बहुत जल्दी कर सकते हैं। मटर 1 वर्षीय पादप है, राइट। मटर पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है, इसलिए द्विलिंगी पुष्प के अंदर स्वपरागन बड़े आसानी से हो सकता है। और स्वपरागन जब होते रहेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी F1, F2, F3 में शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होते रहेंगे यदि आप स्वपरागन करते रहेंगे तो। और मटर में परपरागन भी संभव है, लेकिन वो नेचुरल तरीके से नहीं, आर्टिफिशियल तरीके से, यदि आप फोर्सेप के द्वारा या आप कैंची के द्वारा मैच्योर होने से पहले ही एंथर को हटा दें, परागकोश को हटा दें, जिसको कि हम लोग विपुंसन कहते हैं, और फिर डिजायर्ड पोलन ग्रेन, वांछित परागकण को आप स्टिग्मा के ऊपर डाल दें, तो परपरागन भी संभव है। तो ये मटर की कुछ विशेषताएं थी और वही मेंडल की सक्सेस का क्या बनी दोस्तों? कारण बनी। ठीक है, तो ये जो आज मैंने आपको आज की क्लास के अंदर पढ़ाया, ये मेंडलिज्म था, है ना। मेंडल का इंट्रोडक्शन कह दीजिए, मेंडलिज्म कह दीजिए, जिसके आधार पर आगे चलकर मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति के जो नियम है वो बनाए थे। और आज की क्लास में हम लोगों ने दोस्तों ये सीखा कि मेंडल के बर्थ कब हुआ, मेंडल ने अपना काम जो है वो कब चालू किया, किसके ऊपर चालू किया, मेंडल को पहले सक्सेस क्यों नहीं मिली, है ना, मेंडल को बाद में सक्सेस क्यों मिली, मटर के पादप को क्यों चुना, ये सब आप लोगों को आना ही चाहिए, है ना। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस को लेकर आएँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों के अंदर ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। मैं थ्योरी बेस्ड वीडियोस भी बहुत सारे लेकर आने वाला हूँ, और बहुत सारे कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव लेवल के आपको क्वेश्चंस भी, उसकी प्रैक्टिस भी मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।